तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DKP विद KP। सो आज स्टूडेंट्स अपन क्लास 10th की साइंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो अपन ने प्रकाश के बारे में पढ़ा था, परावर्तन पढ़ा था, दर्पण पढ़ा था। अब हमको पढ़ना है, आज की जो टॉपिक है, आज की हेडिंग है वो है गोली दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आज अपन सीखने वाले हैं कि दर्पणों से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यार इससे पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे टैप कीजिए और हमारे पूरे पुराने वीडियोस को देख लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है तो उस पर जाइए और पुराने वीडियोस को देखिए। क्योंकि अगर आप लोगों ने यार पहले प्रकाश के बारे में नहीं जाना है, परावर्तन नहीं सीखा, दर्पण नहीं समझा है, तो ये आपको वीडियो समझ में आने वाला नहीं है ना। तो आप सबसे पहले जाइए, पुराने वीडियोज़ को देखिए, इसके बाद इसको क्लियर कीजिए। तो यार जो लोग देख चुके हैं पुराना वीडियो, आगे देखते हैं कि कैसे दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो देखिए प्रतिबिंब क्या होता है। एक्चुअली प्रतिबिंब होता है, मान लो जैसे आप कहीं खड़े हो, ठीक है, तो आपकी तस्वीर बनती है ना। जैसे आप सूरज के पास खड़े होते तो आपका एक प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, जिसको मतलब अपन अपनी जैसी तस्वीर दिखाई देती है। या फिर अपन शीशे में देखते हैं तो अपन को एक अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है ना, यानी इमेज, इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेज। प्रतिबिंब मीन्स होता है इमेज होता है ना। और इमेज मीन्स सब लोग जानते हो, तुम लोग इमेज मीन्स है ना, फोटोज के इमेज कहते हैं। यार प्रतिबिंब भी होता है, मतलब हमारी जो फोटोज होती है वो सब क्या होते हैं, प्रतिबिंब। तो आज इसको समझते हैं अच्छे से कि प्रतिबिंब बनता कैसे है ना। तो देखिए प्रतिबिंब बनने के लिए क्या होता है कि जो अभी तुम लोगों ने अवतल दर्पण पढ़ा था और उत्तल दर्पण पढ़ा था ना, दर्पणों से किरणें किस प्रकार जाया करती हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होने वाली है। तो यार सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें, किसी भी गोली दर्पण से किसी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्न में से कोई दो परावर्तित निम्न में से कोई दो परावर्तित किरणों को लिया जा सकता है। कम से कम, ऐसे लिखिए, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन अनिवार्य है। तो यार सबसे पहले आपको ये समझना है कि अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसमें हमें दो परावर्तित किरणें जरूर लेनी हो। अभी यहाँ पर आपको चार परावर्तित किरणें बताई जाएंगी, किस प्रकार से किसी दर्पण से किरणें परावर्तित होती हैं। उनमें से आपको क्या करना है, कम से कम दो लेनी पड़ेंगी, तब आप प्रतिबिंब की स्थिति को आप बता पाओगे कि नहीं प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। तो यार सबसे पहले इसको आप लोग समझ लो, किसी भी गोली दर्पण से किसी प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए निम्न में से कोई दो परावर्तित किरणों को लिया जा सकता है। ठीक है ना। अभी जो आगे नीचे हम किरणें लिखने वाले हैं उनमें से दो ले लेंगे हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए कम से कम दो परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेदन अनिवार्य है। कम से कम जो दो किरणें हैं उनका प्रतिच्छेदन क्या है, अनिवार्य। आप चाहो तो इस लैंग्वेज को ना भी लिखो या फिर इसको ना लिखो, उसकी जगह ये सेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यार देखो एग्जाम में यहाँ से कुछ नहीं पूछता है, आप लोगों को केवल ये चीज याद रखनी है ना कि अगर दो किरणें नहीं होंगी तो फिर वहां पर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी किरणें हो सकती हैं जो जिनसे कि प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो इसको आप लोग लिखने के बाद अभी अपन ऊपर से देखेंगे चारों किरणें। ठीक है, तो चारों किरणों को अच्छे से समझने वाले हैं कि कौन कौन सी किरणें हैं। तो आप लोगों ने गोली दर्पण में अवतल और उत्तल दर्पण दोनों पढ़ा है, तो हम सभी किरणों को दोनों दर्पणों में पढ़ेंगे, अवतल में भी और साथ में उत्तल में भी। तो जो फर्स्ट स्थिति है वो है, यदि लिख दो यहाँ पर, यदि प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से गुजरती है या होकर जाती है। ठीक है यार, ये जो चारों प्रकार की किरणें आपको पढ़नी है तो आपको याद करनी पड़ेगी वो किरणें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब अपन बिना किसी के समझ सकते हैं। आपको किरणों में वो किस प्रकार से किरणें बने, जैसे यहाँ पर बात करते हैं अगर इसकी, तो इसमें मान लो एक अवतल दर्पण के लिए बनाएंगे अपन, फिर एक उत्तल के लिए बनाएंगे। मान लो ये आपके पास क्या है, अवतल दर्पण है। यार दर्पण को अगर पूरा बनाना है तो उसको ऐसे सबसे पहले उसके मुख्य अक्ष बनानी पड़ेगी, है ना। ये क्या है, दर्पण की मुख्य अक्ष। यहाँ पर उसका पोल ध्रुव होगा। अगर इसको गोला को पूरा किया जाए तो लगभग सेंटर इसका यहाँ पर कहीं पर होगा। सेंटर और पी के जस्ट बीच में, है ना, मिड पॉइंट यहाँ पर होता है कैपिटल F। ये चीज आपको काफी चीजें या छोटी छोटी चीजें वो याद रखनी है। जैसे कैपिटल F जो हमेशा है तो C और P के बीच में होता है। मान लो इसको अपन बनाते गोले को तो सेंटर इसका लगभग यहाँ आ जाता है ना, तो C और P के जस्ट बीच में अपन क्या करना है, कैपिटल F रख देना है। अब इसकी लैंग्वेज को पढ़ते जाना है और जैसी लैंग्वेज कह रही है वैसे अपन यहाँ पर चित्र बना देंगे, है ना। तो लैंग्वेज क्या करिए अपन की, यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, कहने का मतलब ये आपके पास क्या है यार, मुख्य अक्ष है ना, ये आपके पास क्या है, मुख्य अक्ष है। अब इसके समांतर किरण अगर जा रही है, ऐसे जाए या नीचे से होकर जाए, कहीं से भी, मतलब जो कि दर्पण पर पड़े, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए, मुख्य अक्ष के समांतर होनी चाहिए। अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जा रही है, ठीक है ना, अगर कोई किरण क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलकर जा रही है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होगी, फोकस F से होकर गुजरेगी। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, तो आप लोगों को ये चीज याद करनी पड़ेगी, है ना। तो सब मतलब डायग्राम से आप लोग याद करो, जैसे आपको परफेक्ट लगे, लेकिन याद करना ही करना है। ठीक है, चारों प्रकार की किरणें। तो यार ये चीज है, तो ये क्या होगी, फोकस F से होकर गुजरेगी परावर्तन के पश्चात, ऐसे, है ना। ये हमारी आपतित किरण थी। ये क्या थी, आपतित किरण। ये आपतित किरण थी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है ना, और जब वो परावर्तित हो रही है तो कहाँ से, F से होकर गुजर रही है। ऐसी अगर यहाँ पर उत्तल दर्पण में इस चीज को समझना चाहें तो उत्तल में भी वही सेम समझ सकते हैं इस चीज को, है ना। देखिए ये क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष तो इसमें अगर ऐसे जाएगी, देखिए एक चीज आपको याद रखना है, अवतल दर्पण में जो ऊपर वाली किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के, वो सारी चीजें परावर्तन के पश्चात नीचे लौट के आया करती हैं, ठीक है, और नीचे वाली ऊपर की साइड जाया करती हैं। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है उसमें मुख्य अक्ष के ऊपर की किरणें ऊपर चली जाएंगी और नीचे की किरणें नीचे आ जाएंगी। इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये इसका जो सेंटर बनाया जाए तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर इसका सेंटर होना चाहिए, और ये इसका P है और यहाँ पर इसका कैपिटल F होगा। तो अब इसमें देखिए वास्तव में फोकस F से होकर नहीं गुजरती है ना, फोकस F से होकर गुजरती है। यहाँ पर आप लिख देना अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, या F से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। अब यहाँ पर यार अवतल उत्तल दोनों आएंगे हमेशा, है ना, प्रतीत होती है। तो हमको यहाँ पर क्या करना है, दोनों कंडीशंस लेके चलना है, अवतल की भी और उत्तल की भी। तो ये यार उत्तल दर्पण के लिए है, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए क्या है कि उत्तल दर्पण में होकर गुजरेगी नहीं F से, किरण अंदर तो जा नहीं सकती कि F से होकर गुजर जाए। वो भाई उत्तल दर्पण के क्या होता है, फोकस राइट साइड होता है ना, तो आर पार किरण जा नहीं सकती क्योंकि उस तरफ पॉलिश लगी है। तो ये क्या होगी, ऐसे मुड़ जाएगी कि F से जाती हुई प्रतीत होगी आप लोगों को, ऐसे, है ना, ऐसा लग रहा है कि F से होकर आई होगी, है ना। तो ये सारी चीजें है ना, इसकी लैंग्वेज आप समझ सकते हैं। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस F से होकर गुजरती है अवतल दर्पण के लिए, या फिर F से होकर गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी यार, आप लोग इसको फटाफट नोट कीजिए। इसके बाद सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अगली चीज है तो यदि प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता के अंदर, है ना, तो आप लोगों ने देखा कि अभी हमने समांतर निकाली थी, वक्रता केंद्र यानी C से होकर, है ना। समांतर किरण गई थी तो वो क्या हो रही थी,
एक मिनट यार, पहले लिख लेते हैं अपन पूरा। होकर गुजरती है। यदि प्रकाश की किरण किसी दर्पण के वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, ठीक है, ये गुजरती है किस में होगा, अवतल में, अवतल के लिए होगा, या गुजरती हुई प्रतीत होती है ना, उत्तल के लिए गुजरती हुई, क्योंकि उसमें तो C से होकर नहीं जा सकती ना, गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है, ये किसके लिए होगा यार, उत्तल के लिए ना। तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस C से ही लौट आती है ना, लौट आती है। कहने का मतलब, अगर यार आपके पास कोई दर्पण है, चाहे वो उत्तल हो या फिर आपके पास अवतल हो, है ना। जैसे अवतल की बात करें पहले, अगर ये आपके पास कोई दर्पण था, अवतल दर्पण, अगर इसका सेंटर निकाला जाए तो लगभग यहाँ होगा, और F यहाँ होगा, और P यहाँ पर होगा। तो यार अगर कोई किरण ऐसी है जो कि कहाँ से, इस दर्पण के सेंटर से होकर जा रही है ना, वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है किरण, तो ये ऐसे जाएगी और वापस भी ऐसे ही लौट आएगी। मतलब ना तो इसको कहीं मोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है ना, जहां से जाएगी C से, तो C से वापस लौट आएगी। अगर इसको हम उत्तल दर्पण में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। अब मान लो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा ना, पहले अपन मुख्य अक्ष बनाएंगे, इसका सेंटर मान लो यहाँ कहीं होगा, F यहाँ पर होगा और P यहाँ पर। अब कोई किरण वास्तव में तो सेंटर से होकर नहीं जा सकती ना उत्तल दर्पण के, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, सभी चीजें क्या होती हैं, आभासी होती हैं, मतलब ऐसा होगा, हम वास्तव में ऐसा नहीं। भाई इसमें पॉलिश है, कोई किरण ऐसे जा रही है ना, कोई किरण क्या है, ऐसे जा रही है, तो वास्तव में तो वो C से होकर नहीं जा रही है ना, वास्तव में वो C से होकर गुजर नहीं रही, प्रतीत हो रही है हमको कि अगर इसमें पॉलिश ना होती तो ये किरण क्या होती, C से होकर गुजरती। तो यार ये किरण अगर ऐसे गई है तो ये वापस ऐसे ही लौट आएगी, मतलब नो चेंज। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, जो ये 3rd नंबर की कंडीशन है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। मतलब यार अगर कोई किरण वक्रता केंद्र C से जाती है तो परावर्तन के बाद भी वापस C से ही लौट आती है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, है ना। तो एक बार पढ़ते हैं, यदि प्रकाश की किरण दर्पण की वक्रता केंद्र C से होकर गुजरती है, अवतल या अवतल के लिए, ठीक है, या गुजरती हुई प्रतीत होती है उत्तल के लिए, तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस C से ही लौट आती है। तो यार अब लास्ट कंडीशन आती है 4th नंबर की, ठीक है। तो 4th नंबर की कंडीशन देखते हैं और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। अभी हम पढ़ रहे हैं गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, है ना। तो गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए क्या क्या हमें चाहिए, कितनी किरणों की आवश्यकता होगी, तो ये हमने सबने ये सब कुछ देख लिया हमने। अब हम जब पढ़ेंगे तो दोनों प्रकार के दर्पणों से प्रतिबिंब का बनना पढ़ेंगे, उत्तल से भी और अवतल से भी, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन, यदि प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, तो वह परावर्तन के पश्चात परावर्तन के दूसरे नियम का पालन करते हुए परावर्तित होती है या वापस लौटती है ना, वापस लौटती है। तो यार ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना चाहिए आप लोगों को। तो परावर्तन में जो सेकेंड नियम होता है यार, वो क्या होता है कि कोण I इक्वल टू क्या होगा, कोण R होगा, है ना। ये सेकेंड नियम था, आप लोगों को पता है, तो इसका हमें यहाँ पर यूज करना थोड़ा सा। मतलब ये है कि जो किरण P से होकर जाएगी, अब देखिए यहाँ पर प्रतीत होने वाला ऑप्शन नहीं आया, क्यों, क्योंकि चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, उसका P क्या होता है, उसका P यहाँ पर होता है परावर्तक तल के पास, है ना। मतलब उसको अंदर नहीं किरण को जाना पड़ेगा, तो P से होकर तो जाएगी, चाहे वो अवतल दर्पण हो या फिर उत्तल दर्पण। तो इसमें यहीं कहीं पर ये नहीं लिखना है कि जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है ना। तो देखते हैं सबसे पहले अवतल दर्पण के लिए अपन। तो ये आपके पास कोई अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव P है ना,
सेंटर। अब बाकी चीजें बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लो कोई प्रकाश की किरण ऐसे गई, ये चली गई भाई, पी से होकर गुजर रही है ना, पी से होकर गुजर रही है, अर्थात कोणाई बराबर कोणा। तो यार आप लोग बताओ भाई कि हम क्या करते थे, परावर्तन जब हमने पढ़ा था तो ऐसे पढ़ा था सर कि ये किरण गई, ये परावर्तित हो गई, बीच से अपन ने अविलंब डाला था ऐसे, तो इस एंगल को अपन ने आई कहा था और इसको अपन ने आर कहा था, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये हमने सीखा था ना। तो यार अगर ये किरण जा रही है, वापस लौटने की बात बाद में करेंगे, ये किरण अगर जा रही है तो इसके लिए ये क्या हुआ, अविलंब हुआ, तो इनके बीच का जो एंगल होगा तो वो आई बन जाएगा, है ना। तो फिर क्या होगा, जितना आई होगा उसी एंगल पर, जितने एंगल पर ये गई है इसके साथ, इस मुख्य अक्ष के साथ जितने एंगल पर ये गई है उतने ही एंगल पर क्या होगी, वापस भी लौटेगी। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आई और आर क्या होंगे, बराबर होंगे इसके लिए, है ना। सेम वही चीज अगर यार उत्तल दर्पण में आप लोग करना चाहो तो उत्तल दर्पण में इस प्रकार से बना देना। ये आपके पास कोई उत्तल दर्पण है, अब मान लो ये इसका ध्रुव P है ना, सेंटर कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कोई किरण ऐसे गई ध्रुव P से होकर के, तो इसके दोनों के बीच का कोण क्या होगा, I, तो वो ऐसे लौटेगी इसी एंगल पर कि I और R मेंटेन रहे, है ना, बराबर रहे, इक्वल रहे। कोण I जो है तो कोण R के क्या है, बराबर रहे। तो यार जाने वाला कोण, वो सॉरी जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है वो क्या होता है, I होता है। यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण जो होता है I होता है ना। और जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण होता है वो क्या होता है, आर। तो ये दोनों इक्वल होंगे, इस प्रकार से लौटेगी। कहने का मतलब यार ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई अवतल दर्पण था, ये इसका P था, ऐसे किरण गई तो ऐसे भेज दोगी या ऐसे भेज दोगी या ऐसे, वो जिस एंगल पे गई उसी एंगल पे वापस लौटेगी, है ना। तो ये सारी चीजें थी यार, एक बार इसको फिर से देखते हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट ये केस होती है, काफी इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती है ना। यदि प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव P से होकर गुजरती है, तो कोई मतलब प्रकाश की किरण वो किसी दर्पण के ध्रुव P से होकर अगर गुजरती है, ठीक है, तो परावर्तन के पश्चात परावर्तन की दूसरी नियम का पालन करते हुए वापस लौट आती है ना। तो वह परावर्तन के पश्चात परावर्तन की दूसरी नियम का पालन करते हुए वापस लौटती है, अर्थात कोण I बराबर कोण R का पालन करते हुए, है ना। ये सेकेंड नियम था। तो ये यार 4 प्रकार की किरणें थी। तो आप लोगों को अगर ये 4 प्रकार की किरणें अच्छे समझ में आ गई हैं तो आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। अब क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में यहाँ से यार 2 नंबर या 1 नंबर, है ना, 1 और 2 मार्क्स, ये 100% आता ही आता है यार। ये चीज आपको क्लियर रखनी। अभी तक जो पढ़ाया उससे नहीं आएगा, लेकिन अभी तक जो पढ़ाया है अगर आपको वो नहीं आएगा तो आगे जो पढ़ाने वाले हैं आपको वो भी नहीं आने वाला, है ना। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स आपको जरूर से जरूर इस 30 मिनट के या 25 मिनट जितना भी ये वीडियो होगा लेक्चर, उसमें से आपको 1 या 2 मार्क्स, कभी 2 मार्क्स से पूछता है तो आपको डायग्राम बनाना पड़ता है, कभी ऑब्जेक्टिव में रख देता है बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो उसमें 1 नंबर में केवल पूछ लेता है स्थिति कि भाई वस्तु को यहाँ पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। तो अभी यार हम सारी चीजें देखने वाले हैं, है ना, कि किस प्रकार प्रतिबिंब बनेगा। तो ये अपने पास 4 प्रकार की किरणें हमने यार पढ़ ली, 4 प्रकार की किरणें किस प्रकार से किरणें होती हैं ना। अब हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसको अपन मिटाते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए। देखिए आपको इसके अलावा कहीं से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है यार, जो भी बुक्स के अंदर है वो सारी चीज इसमें कवर हो रही है, आपको कोई भी चीज छूट नहीं रही। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा यूट्यूब पे मतलब कोई भी कंटेंट जो होता है तो आपको यूजफुल नहीं होता है, आपको पढ़ना ही पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो आपको सब कुछ बुक में ही मिलेगा, सारी चीज़ें बुक्स की हैं। मेरा जो 4-5 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको नोट्स इससे बनाते जाना है, और वो भी साथ में तुरंत। ऐसा नहीं कि वीडियो को, मैं तो कहता हूँ स्क्रीनशॉट लेके मत रखो, आप वीडियो देखते जाओ, जितनी चीज़ें समझ में आती जाए उनको नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज कर दो, इसके बाद फिर से देखो, समझ में आया फिर से नोट्स बनाओ। ये प्रोसीजर होना चाहिए, है ना। अच्छे से पढ़ने के लिए ये प्रोसीजर जरूरी है यार, ठीक है। तो अब देखते हैं अपनी हेडिंग जो है उस पर बात करते हैं। फालतू की बातें करने से कुछ नहीं होता, टाइम वेस्ट होता है यार। बाकी आप लोग समझदार हो, कैसे पढ़ाई करनी है आपको, है ना। आपको बता दिया गया है कि पढ़ते समय आपको क्या करना है, एक नोटबुक रख लेनी है ना, कॉपी अपनी फेयर कॉपी, तो अपनी हेडिंग है अवतल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का बनना, है ना। तो देखिए अब अपन को यहाँ पर केवल अवतल के बारे में पढ़ना है, ना कि उत्तल के बारे में, है ना। इसके बाद अपन अगली हेडिंग जो पढ़ेंगे तो उसमें अपन उत्तल के बारे में। यार इसमें 6 कंडीशंस होती हैं। अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब का बनना होता है उसमें क्या होती है, 6 कंडीशंस। तो अगर आप लोग इसको केयरफुली समझोगे तो सबसे पहली बात तो देखो यार, अवतल दर्पण के द्वारा कोई भी बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, वास्तविक होता है ना। क्योंकि वास्तव में सभी किरणें काटती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं। तो केवल एक कंडीशन होती है, सबसे लास्ट वाली कंडीशन, और वो बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछी भी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है ना। कि जब अपन फोकस एफ और ध्रुव पी के बीच में वस्तु को रखते हैं तो राइट साइड उसका प्रतिबिंब बनने लगता है, उसकी इमेज क्या होती है, राइट साइड चली जाती है ना। तो उस वजह से क्या होता है, बहुत बड़ी इमेज बनती है, और साथ ही वो कैसी, आभासी होती है, यानी कि वास्तव में नहीं बनता है ना, रियल इमेज नहीं होती, केवल इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पर अपन को पढ़ना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। तो इसमें कुछ आप लोग लिख सकते हो कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव वास्तविक अंतिम स्थिति छोड़कर, यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अंतिम स्थिति छोड़कर। अभी हम जो स्थितियां पढ़ेंगे सभी उसको, उसमें से लास्ट वाली छोड़कर, वास्तविक तथा उल्टा बनता है ना। वास्तविक तथा, अब यार वस्तु से छोटा और बड़ा ये चीज अपन यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते थे कि उल्टा तो हमेशा बनता है, सीधा नहीं बनता है कभी भी, ठीक है। वही अंतिम स्थिति छोड़ करके केवल सभी जगह क्या होगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, और कैसा, वास्तविक बनेगा। और बाकी अपन छोटा बड़ा इसलिए नहीं कह सकते कि प्रतिबिंब कई बार मतलब इस अवतल दर्पण में है तो छोटा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग प्रकार का बनता है, ठीक है ना। तो उसको अपन यहाँ पर नहीं बता सकते यार। तो देखो आपको अगर 6 कंडीशंस को एक साथ समझना है तो आपको कुछ थोड़ा आइडिया दे देते हैं किस प्रकार हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो मान लो इसके बाद अपन सारी चीज़ें अलग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मान लो आपके पास ये अवतल दर्पण है, ठीक है ना। ये आपके पास कोई अवतल दर्पण है जिस पर राइट साइड पॉलिश है, और ये आपके पास मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव P होगा। गोले को पूरा करेंगे तो सेंटर C आएगा, यहाँ पर फोकस F होगा। अब देखिए आपके पास इतनी चीज़ें हैं। अब वो 6 कंडीशंस अगर आप लोग अच्छे से समझना चाहते हैं तो एक ही चित्र में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो देखिए आपको सबसे पहले बता दें कि अपन सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखने वाले हैं। तो यार जब भी वस्तु अनंत पर रखी होती है, ये कहीं पर आप लोग नोट कर सकते हो यार, है ना। ये कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है तो वे मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, है ना। ये अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। ये आपको कहीं पर नोट लगा के लिख लेना है, याद रखना है कि कोई भी किरण अगर अनंत से आएगी तो वो कैसी होगी, मुख्य अक्ष के समांतर होगी। तो फर्स्ट कंडीशन जो है, तो जब वस्तु अनंत पर होगी, है ना। वस्तु अनंत पर होने का मतलब क्या है कि प्रकाश की किरणें भी तो वस्तु से टकरा कर जाएंगी ना, है ना। तो मतलब प्रकाश की किरणें अनंत से जाएंगी। तो यार सबसे पहली बात तो ये कि अनंत से जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर होंगी, और समांतर होंगी तो सारी किरणें कहाँ पर, फोकस F पर काटेंगे। क्योंकि हमने सबसे पहली कंडीशन जो पढ़ी थी उसमें कि जो भी किरणें समांतर होती हैं मुख्य अक्ष की, वो क्या होती हैं, परावर्तन के पश्चात फोकस F से होकर गुजरती है ना। तो यार सारी किरणें समांतर होंगी क्योंकि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर। तो सारी किरणें समांतर है, जब तो वापस वो फोकस F से होकर गुजरेंगी तो उसका छोटा सा प्रतिबिंब बिंदु आकार का फोकस F पर बनता है, ठीक है। अब अगर हम वस्तु को थोड़ा खिसकाते हैं आगे तो वस्तु अनंत और C के बीच में कहीं पर रख देंगे अपन, ऐसे, है ना। अनंत और C के बीच में कहीं अगर रखेंगे तो देखो अपन ने वस्तु को राइट साइड किया तो प्रतिबिंब क्या होगा, लेफ्ट साइड आएगा। ये चीज आपको, अगर वस्तु ऐसे जा रही है, ठीक है ना, अगर वस्तु राइट साइड की ओर जा रही है तो अपना प्रतिबिंब क्या होगा, लेफ्ट साइड आएगा। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। वस्तु को अपन बिंब भी बोलते हैं यार, ये चीज भी आपको याद रखना। कई बार क्वेश्चन में केवल बिंब कहते हैं तो कंफ्यूजन की दिक्कत नहीं। बिंब को प्रतिबिंब मत समझ लेना, केवल बिंब है अगर तो वो क्या है, वस्तु, और अगर प्रतिबिंब है तो वो क्या होगा, प्रतिबिंब होगा, इमेज होगी उसकी, है ना। तो यार सबसे पहले ये सारी चीजें एक साथ समझते हैं अपन कि जब वस्तु अनंत पर थी तो अनंत से समांतर किरणें जाएंगी तो फोकस F से काटेंगी तो फोकस F पर प्रतिबिंब बनेगा। अब अगर हम वस्तु को राइट साइड ले जाएंगे तो प्रतिबिंब कहाँ आएगा, लेफ्ट साइड आएगा। ये चीज आपको अपने दिमाग में रख लेनी है।
वस्तु सभी पॉइंटों पर होते हुए जाएगी। जैसे मान लो आपके बीच में 3 पॉइंट है तो उन तीनों पॉइंट्स में और इसके अलावा पॉइंट्स के बीच में भी एक कंडीशन उसकी अप्लाई होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर 6 कंडीशन, एक अनंत वाली, एक अनंत और सी के बीच में, और दूसरी सी पर, और सी और एफ के बीच में, है ना, 4 हो गई, एफ पर 5 हो गई, एफ और पी के बीच में 6 हो गई। अब कोई भी वस्तु यार पी पर रख देंगे तो थोड़ी उसका प्रतिबिंब बनेगा ना, है ना। अब मान लो आपके पास, जैसे आपके पास ये कोई दर्पण है, मैं कह रहा हूँ समांतर है ना, समांतर समतल दर्पण जो आपके पास होता है। अब उसमें ये चीज रख दो, तो उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं देगा यार, उसको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा तभी हम उसका प्रतिबिंब देख सकते हैं ना। तो जस्ट उसके पी पर नहीं रख सकते वस्तु को, तो इसका मतलब पी और एफ के बीच में तो रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, एफ पर रख सकते हैं, रख सकते हैं, सी एफ के बीच में रख सकते हैं, सी पर रख सकते हैं, अनंत सी के बीच में रख सकते हैं, और अनंत पर रख सकते हैं। तो ये 6 कंडीशन होंगी अपने पास, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन अनंत वाली में आपको पता चला कि फोकस एफ पर प्रतिबिंब बनेगा। अपन जब यहाँ ले जाएंगे तो प्रतिबिंब लेफ्ट आएगा, तो भाई थोड़ी यहाँ खिसकाई हमने, मतलब अनंत और सी के बीच में पहुंचाया, तो प्रतिबिंब भी ऐसे खिसक के आएगा। हमने ऐसे तो नहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पहुंचाया, नहीं पहुंचाया ना, एक पॉइंट से उसको खिसका करके 2 पॉइंटों के बीच में भेज दिया, तो प्रतिबिंब भी हमारा इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंटों के बीच में आ जाएगा, तो उसके प्रतिबिंब यहाँ पर नीचे बनने लगता है, ठीक है ना, ऐसे प्रतिबिंब बना करता है। अगर हम क्या करते हैं, वस्तु को और राइट साइड खिसकाते हैं, तो 2 पॉइंट्स के बीच में थी, अब उसको हम क्या करेंगे, अगले पॉइंट्स में भेज देंगे। जैसे हमने सी पर भेजा तो हमारा प्रतिबिंब भी क्या होगा, वहां से चलकर आएगा और लेफ्ट साइड में जो उसको पॉइंट मिलेगा वहां पर बनने लगेगा। मीन्स यहाँ पर सी पर, जैसे अभी एफ पर था अनंत में, और जब यहाँ थी तो सी और एफ के बीच में कहीं भी था, है ना। अगर अब अपन खिसका के इस पॉइंट में लेंगे तो प्रतिबिंब उस तरफ से खिसक के आएगा, तो उसको यही पॉइंट मिलेगा सी, तो जस्ट सी पर बनेगा। और इस जगह पर प्रतिबिंब का साइज और बिंब का साइज, वस्तु का साइज दोनों क्या होता है, सेम होता है यार, है ना। बाकी सारी चीजें आपको अभी समझाई जाएंगी डायग्राम बना करके, है ना। तो आपको वो पहले एक साथ समझ लेना है ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि किस प्रकार से प्रतिबिंब बनते हैं। तो अब क्या करेंगे यार, अपन इस पॉइंट से आप 2 पॉइंटों के बीच में रखेंगे बिंब को, तो ये बिंब जाएगा इस तरफ, तो प्रतिबिंब आएगा इस तरफ, है ना। तो अगर अपन क्या कर रहे हैं कि बिंब को इस सी सेंटर और एफ के बीच में रख रहे हैं, तो प्रतिबिंब अपना सी पर बन रहा था, जब सी पर वस्तु थी, वस्तु को और राइट साइड भेजे तो प्रतिबिंब और लेफ्ट साइड आएगा, तो सी को क्रॉस करके कहीं भी यहाँ पर बनने लगेगा। अब बड़ा बनेगा वो। आपको एक चीज और याद रखनी है कि जब तक वस्तु सी के पहले रखी है तो प्रतिबिंब आपका हमेशा छोटा बनेगा, जब वस्तु सी पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बराबर बनेगा, जब वस्तु सी से आगे रखी जाएगी तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा साइज में, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है। तो यार देखा आपने कि इस पॉइंट से इस पॉइंट पर नहीं भेजा हमने, 2 पॉइंटों के बीच में रख दिया, तो वो इस पॉइंट से खिसक कर अनंत पर नहीं जाएगी, वो कहाँ होगी, अनंत और सी के बीच में बनेगा इसका प्रतिबिंब, है ना। अब अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में रखी हुई वस्तु को अपन इस पॉइंट एफ पर ही रख देते हैं वस्तु को, तो यार जाहिर सी बात है कि जब अपन ने इसको खिसकाया, 2 पॉइंटों के बीच में था, एक पॉइंट हमने पूरा पहुंचा दिया, अनंत एक पॉइंट था, ठीक है, और यहाँ पर सी इसका पॉइंट था, दोनों के बीच में प्रतिबिंब बन रहा था, तो ये प्रतिबिंब हमारा अनंत पर चला जाएगा, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अनंत पर प्रतिबिंब कब बनता है यार, जब किरणें परावर्तन के पश्चात समांतर जाया करती हैं, क्योंकि वास्तव में किरणें कहीं पर मिलने वाली नहीं है, यानी अनंत पर मिलेंगी, है ना। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो ये 5 कंडीशन हो गई। बची 6ठी कंडीशन कि भाई अगर वस्तु को हम एफ और पी के बीच में कहीं रखते हैं यहाँ पर, तो वो कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट कंडीशन होती है, उसमें प्रतिबिंब हमारा लेफ्ट साइड नहीं बनता है, वो क्या होता है, राइट साइड बनता है ना। तो राइट साइड यहाँ पर बड़ा सा ऐसे आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना, आभासी प्रतिबिंब, ना कि वास्तविक। तो यहाँ पर एक आभासी प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा राइट साइड में, जो कि वस्तु से काफी बड़े आकार का होगा। तो अब हम सारी चीजें देखने वाले हैं यार, ठीक है। तो देखते हैं कि इसमें कंडीशंस कितनी होती है ना। ये जो अपनी हेडिंग है, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, है ना, इसमें आपको ये सब कुछ नहीं बनाना है, उसकी लैंग्वेज जो लिखनी होगी तो लिख लो, ना लिखना हो तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप लोगों को अब जो बताने वाले हैं वो सारी चीजें नोट करनी है, कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब कुछ नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो यार सबसे पहली जो कंडीशन आती है इसमें वो होती है जब वस्तु मतलब बिंब, है ना, वस्तु को अपन क्या बोलते हैं, बिंब। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, यानी कि वस्तु की स्थिति कहां पर हो, अनंत पर हो, ठीक है ना। तो यार अपनी जो कंडीशन है फर्स्ट, जब वस्तु कहां पर, अनंत पर रखी हो, ठीक है ना।
अनंत पर जब वस्तु रखी होगी तो सबसे पहले तो अवतल दर्पण यार, तो हमें केवल यहाँ पर एक दर्पण लेना है अवतल। तो ये अपन ने ले लिया एक अवतल दर्पण, ठीक है ना। ये अपने पास एक अवतल दर्पण होगा, इसकी ये मुख्य अक्ष होगी और ये इसका ध्रुव होगा, ये इसका ध्रुव P होगा, इसका सेंटर यहाँ पर कहीं C होगा और इस जगह पर इसका फोकस F होगा। अब यहाँ पर हमें सारी चीजें बना के चलना है, ठीक है ना। तो यार अपन ने 4 प्रकार की किरणें पढ़ी थी, एक तो समांतर जा रही थी, है ना, और दूसरी क्या थी। अब देखो अनंत पर वस्तु रखी है यार, तो हमें दूसरी किरण लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वस्तु अगर अनंत पर रखी होती है तो सारी किरणें कैसे जाया करती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाया करती हैं। मान लो एक ऊपर से गई, एक नीचे से गई, एक और गई ऊपर से, एक और। कि आप लोग 3 किरणें भी दिखा सकते हो, 5 भी दिखा सकते हो, जितना चाहो उतना दिखा सकते हो, है ना। तो जब अनंत पर वस्तु रखी है, अनंत, ये क्या है भैया, अनंत है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट। सो स्टूडेंट्स यार कुछ स्टोरेज प्रॉब्लम की वजह से ये सारी चीज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, जो कि मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो इसको अपन दोबारा देखते हैं ना। तो अपन आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे, ये दूसरी कंडीशन है, आपको ये सारी चीज़ें अभी नहीं देखनी है। आपकी जो पहली हेडिंग थी, जब वस्तु अनंत पर रखी हो या वस्तु या बिंब, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप समझो कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बिंदु आकार का होगा और दर्पण के फोकस F पर बनेगा। अब कैसे, तो आप लोग समझो कि इस डायग्राम को हम दोबारा बना सकते हैं ना, इस डायग्राम को आपको बना के दोबारा समझा सकते हैं। तो मान लो आपके पास क्या था, एक अवतल दर्पण था, ठीक है। ये आपके पास एक अवतल दर्पण था, ये इसकी मुख्य अक्ष थी, यहाँ पर दर्पण का ध्रुव था, सेंटर लगभग यहाँ था, फोकस F था। तो यार हमने क्या किया था, वस्तु को अनंत पर रखा था। ये रखी है अपने पास वस्तु जो कि कहाँ पर है, अनंत पर, है ना, वस्तु अपनी अनंत पर। तो यार सारी किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगे, क्योंकि वस्तु रखी है हमारी अनंत पर। तो ये एक किरण गई, ये एक किरण गई, ठीक है, ऐसे ही ये एक किरण गई, ये एक किरण गई। तो आप लोग कितनी भी किरणें दिखा सकते हो, बहुत ज़्यादा दिखाने में यार यहाँ पर ज़्यादा टेंशन होती है। वैसे तो आप केवल 2 किरणें भी दिखा करके इसको कर सकते हो, है ना, 4 दिखाने की जरूरत नहीं है, केवल 2 किरणें दिखा दो बहुत होती हैं। तो देखो यार यहाँ पर ये सारी किरणें क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर गई हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि 4 प्रकार की किरणें जब पढ़ी थी, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जाया करती हैं, तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं, फोकस F से होकर गुजरती हैं। तो सारी किरणें क्या होंगी, फोकस F से होकर गुजरेंगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी, ऐसे, ऐसे, है ना। सारी किरणें क्या हो रही है, फोकस F से होकर गुजर रही हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये अनंत पर वस्तु रखी थी, अनंत पर वस्तु रखी थी, किरणें गई मुख्य अक्ष के समांतर। तो आपने पढ़ रखा है यार कि मुख्य अक्ष के समांतर किरणें जो जाती हैं, है ना, तो वो क्या होती हैं, फोकस F से होकर गुजरती हैं। तो फोकस F से होकर गुजरी, तो यहाँ पर बिंदु आकार का प्रतिबिंब, आपको बताएं इसके पहले मैंने सब कुछ समझाया है कि जो प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब क्या होता है, मान लो आपके पास अवतल दर्पण है। अब 2 किरणें सपोज करोगे यार, ऐसे परावर्तन के पास साथ, एक यहाँ, एक C से होकर गई, वापस C से लौट कर आई। तो यहाँ पर मान लो प्रतिच्छेद कर रहे हैं 2 किरणें आपकी, ठीक है, क्या 2 किरणें यहाँ पर काट रही हैं एक दूसरे को। तो जहां पर काटती हैं वहां से अपन क्या करते हैं, मुख्य अक्ष पर लंब डालते हैं, ऐसे मुख्य अक्ष पर लंब डाल देते हैं। तो ये चीज जो होती है, यही अपना क्या होती है, उस वस्तु का प्रतिबिंब होती है। मतलब 2 किरणें जहाँ पर प्रच्छेद करेंगी, उस पॉइंट से अपन मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे, तो वही लंब क्या होगा, हमारा उस वस्तु का प्रतिबिंब होगा। लेकिन यहाँ पर वो पॉइंट कहाँ पर है, मुख्य अक्ष पर ही है, तो वहां पर कहाँ से लंब डाल सकते हैं भाई, नहीं डाल सकते ना, है ना। तो वो स्वयं जब मुख्य अक्ष पर रखा है तो वही प्रतिबिंब है। मतलब अब मान लो दूर था तब तो मुख्य अक्ष से मिला रहे थे, अब वो पॉइंट उठा के हम इसको यहीं पर रख दें, यहीं पर काट रही हैं, तो फिर कहाँ मिला सकते हैं, कहीं नहीं ना, है ना। तो यानी कि प्रतिबिंब वही पॉइंट होगा, यानी बहुत छोटा होगा, बिंदु आकार का। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी, देखिए वास्तविक और उल्टा सब में जोड़ना है आपको, ठीक है, लास्ट कंडीशन को छोड़ करके। और इसके साथ इसकी स्थिति बदलती जाएगी सबकी। यार स्थिति कैसे बदलेगी मैंने आपको पहले ही समझाया है, एक ही डायग्राम बनाकर सारी 6 कंडीशन जब समझाई थी, है ना। तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, उल्टा वास्तविक आपको जोड़ना है। वैसे यहाँ पर बहुत छोटा प्रतिबिंब है, तो उल्टा होने कोई फर्क, उल्टा होने कोई मतलब नहीं निकलता है ना, नॉनसेंस है।
तो यहाँ पर उल्टा लिख देना आप लोग, या फिर लिख देना उल्टे सीधे, कोई अर्थ नहीं है क्योंकि प्रतिबिंब क्या है, बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो तब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बिंदु आकार का, दर्पण के फोकस एफ पर बनेगा। ठीक है ना, कहाँ पर बनेगा, दर्पण के फोकस एफ पर बनेगा, दर्पण के फोकस एफ पर। और सेकेंड कंडीशन है यार आपके पास कि जब वस्तु सी से परे, सी से परे मतलब यार सी से कुछ दूरी पर, है ना, सी से परे यानी कि अनंत व सी के बीच कहीं पर रखी हो, ये कंडीशन है सेकंड नंबर की। जब वस्तु सी से परे, सी से परे मतलब अनंत व सी के बीच कहीं पर रखी हो, तब प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच कहीं पर बनेगा। अब इसका डायग्राम अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हमारी कंडीशन है वस्तु सी से परे है, सी से परे है, सी से परे मतलब अनंत और सी के बीच, तो अनंत यहाँ कहीं था, सी ये है, इनके बीच कहीं भी वस्तु को आप लोग यहाँ रख सकते हो जहां रखना चाहो, है ना। तो अब भाई हम देखेंगे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनने वाला है। तो आपको इससे पहले बताया गया था कि अगर प्रतिबिंब को बनाना है तो दो किरणें आपको लेनी होंगी, चार में से दो। एक तो समांतर किरण जो कि परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से गुजरती थी, दूसरी फोकस से जाने वाली किरण जो कि परावर्तन के पश्चात समांतर होती थी, और तीसरी वक्रता केंद्र सी से होकर जाने वाली किरण जो कि वापस भी वक्रता केंद्र सी से होकर लौटती थी, और चौथी लास्ट जो किरण थी वो पी से होकर जा रही थी, ऐसे पी से होकर, तो परावर्तन के दूसरे नियम का पालन करते हुए वापस लौटती थी उसी एंगल पर, है ना। तो ये चार में से अपन को कोई दो किरणें यहाँ पर लेनी है, कोई भी ले सकते हो। तो लेट सपोज कि आप लोग क्या किए, आप लोगों ने क्या किया, एक समांतर किरण ले ली कि भाई एक हमने ले लिया कि मुख्य अक्ष के समांतर किरण जो जा रही है वो ले लिया, तो परावर्तन के पश्चात फोकस एफ से होकर गुजारेंगे, ऐसे करेंगे, है ना। दूसरी वाली मान लो सपोज कि आप लोगों ने ले लिया सी से होकर जाने वाली किरण, है ना। आप अगर चाहो तो सी से होकर जाने वाली किरण ले सकते हो, अदरवाइज आप एफ से होकर ले लोगे तो वो समांतर हो जाएगी, है ना। कोई भी मतलब कोई भी दो किरणें ले सकते हैं। तो अगर आपने मान लो सी से होकर जाने वाली किरण ली है इससे, तो वापस भी सी से होकर लौटेगी, तो ये दोनों कहाँ पर, इस पॉइंट पर काटेंगे, है ना। तो इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, इससे लंब डालेंगे यहाँ पर लंब डालेंगे। तो एक चीज अगर आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ध्यान से देखो कि जो ए पॉइंट था वो ऊपर था और जो बी पॉइंट था वो नीचे था, जो बी पॉइंट था वो कहाँ था, नीचे था। अब ए पॉइंट से किरणें दोनों निकल के गई हैं, तो वो जो ए वाला पॉइंट है वो कहाँ पहुंच गए, नीचे। अब बी तो अपनी जगह पर यहीं पर रखा है भाई, ये प्रतिबिंब है, तो ए पॉइंट नीचे पहुंचा तो यहाँ पर ए डैश लिखेंगे और यहाँ पर बी डैश लिखेंगे। तो अब देखो आप लोग समझ सकते हो कि किस प्रकार ए नीचे गया है ऐसे, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा हो गया। इसमें सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। अगर मान लो कि ये इसी जगह ये किरण ऊपर कहीं काटती है ना, जैसा कि लास्ट कंडीशन में होने वाला है कि ऐसे अपन वस्तु को रखेंगे तो ऐसे ही किरणें काटेंगी यहाँ पर, तो वो जो वस्तु थी अपने पास उसका ए वाला पॉइंट ऊपर ही रहेगा, ए की जगह ही, और बी वाला नीचे ही रहेगा, तो वहां पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा यार, है ना। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो प्रतिबिंब उल्टा किस प्रकार बन रहा है कि जो ए था वो नीचे चला गया और जो बी था नीचे वाला वो ऊपर हो गया, है ना। तो इसका मतलब यार कि प्रतिबिंब कैसा बने लगा, उल्टा। और वास्तविक आपको सब में लिखना है, तो जब वस्तु सी से परे यानी अनंत और सी के बीच कहीं पर रखी होगी तब प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा, और कहां पर, दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच कहीं पर बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि सी और फोकस एफ के बीच कहीं। आप कहोगे सर आपने ये किरण क्यों ली, तो आप लोग पहले तो इसको नोट कर लेना, इसके बाद इसमें आपको चार में से कोई भी दो किरणें लेकर के एक बार सारी चीजें समझाते हैं, बाकी सब में नहीं करेंगे। सब में क्या होगा, दो किरणें ले लेंगे, इसमें आपको सभी चीज, मान लो आपने सी से होकर जाने वाली किरण नहीं ली है, ठीक है, अभी नहीं बना है प्रतिबिंब आपके पास, आपने एक तो समांतर ले ली, आप कहोगे सर हमें एक नहीं लेनी सी से होकर जाने वाली, हम कोई और लेना चाहते हैं, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं भाई बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है, आप एफ से होकर जाने वाली ले लो। तो जो यार एफ से होकर जाएगी तो वो क्या होगी, परावर्तन के पश्चात समांतर होगी, बिल्कुल होगी समांतर। तो अब ये किरणें जहां पर काट रही हैं फिर इसी पॉइंट पर, तो फिर से यहीं पर बनेगा प्रतिबिंब सी और एफ के बीच में। कहोगे सर हम एफ से होकर जाने वाली नहीं लेना चाहते हैं, है ना, तो हम कहेंगे ठीक है जो तुम्हारी मर्जी वो ले लो यार। आप कहोगे कि सर हम पी से होकर जाने वाली लेंगे, तो हम कहेंगे पी से होकर जाने वाली ले लो, उसी एंगल पर आई पर गई है तो आर एंगल पर यानी बराबर एंगल पर आना चाहिए, तो यहाँ पर काटेंगे, तब भी प्रतिबिंब हमारा सी और एफ के बीच कहीं पर ही बन रहा है। देखो सी ये है, एफ ये है पॉइंट, है ना, तो सी और एफ के बीच। आप कहोगे सर हमें समांतर किरण नहीं लेनी है, ये किरण हटा दीजिए, ये हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है ना। आप कहोगे कि एक तो हम ले लेंगे पी से होकर जाने वाली और दूसरी ले लेंगे सी से होकर जाने वाली,
तो बिल्कुल आप जो चाहो वो ले लो। तो सी से होकर जाने वाली ले लो ऐसे, तो वापस भी वो सी से ही लौट कर आएगी, है ना। तो फिर यहाँ पर काट रहे हैं तो फिर से लंब डालेंगे तो एफ और सी के बीच कहीं पर बनेगा। तो सारी चीज़ क्लियर यार ये हो गई कि वस्तु अगर सी से परे यानी अनंत से सी के बीच कहीं पर रखी है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो उसका प्रतिबिंब सदैव कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा और दर्पण के वक्रता केंद्र सी तथा एफ के बीच बनेगा। देखो वस्तु इतनी बड़ी थी, प्रतिबिंब थोड़ा छोटा है ना। बाकी यार अब तीसरी कंडीशन देखते हैं अपनी, बाकी जो बची हुई कंडीशन हैं उनको देखते हैं। थोड़ा सा फास्ट करते हैं यार, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसमें उत्तल दर्पण तो वैसे नहीं हो पाना है, तो केवल उत्तल दर्पण को पढ़ाना है, थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं अपना। हाँ, तो अपन अगर तीसरी कंडीशन की बात करें तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी हो, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी पर रखी होगी किसी भी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर, ये है भाई वक्रता केंद्र इसका सी, ये फोकस एफ है और ये पी है, तो हम यहाँ पर सी पर वस्तु को ऐसे अपन रख रहे हैं, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। तो अब किरण आप लोग कोई भी किरण ले सकते हो, पहले बताया था, तो हम एक समांतर लेंगे, ठीक है, फोकस एफ से होकर जाएगी, मुझे समांतर किरण बहुत अच्छी लगती है, फोकस एफ से होकर जाएगी, ऐसे समांतर करती फोकस एफ से। और दूसरी चाहो तो फोकस एफ से जाने वाली ले लो तो समांतर आएगी, या फिर आप पी से जाने वाली ले लो, या फिर आप सी से जाने वाली ले सकते हैं ना, क्योंकि सी पर तो वस्तु रखी है ना। तो आप क्या करोगे, एफ से जाने वाली एक किरण ले ली हमने, तो वो क्या होगी, ऐसे लौटेगी, है ना, ऐसे समांतर हो जाएगी। थोड़ा सा एंगल इसका चेंज हो गया, टेढ़ी हो गई, बिल्कुल भी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए यार, अगर जरा सी भी टेढ़ी हुई और फोकस एप को आपने जस्ट बीच में नहीं रखा तो बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो, है ना। तो ये समांतर हो रही है किरण, देखो जो एफ से होकर जा रही है ये किरण वो समांतर हो रही है, और जो समांतर थी वो एफ से होकर जा रही है। अब दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात जहां पर काट रही हैं, जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, उस पॉइंट को अपन कहां से मिलाएंगे, मुख्य अक्ष से लंब डालेंगे, ठीक है। तो देखो ये थी समांतर, परावर्तित हुई, ये है परावर्तित वाली किरण, ये थी मुख्य फोकस से आने वाली, परावर्तित हुई समांतर, ये है परावर्तित। तो यहाँ पर काट रही हैं, इसको अपन ऐसे यहाँ से लंब डाल सकते हैं। हालांकि थोड़ा सा आपको लग रहा होगा सर ये तो यहाँ बन रहा है, तो नहीं यार, बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, बाकी वो बनेगा कहाँ पर, इसी पॉइंट पर बनेगा, है ना, इसी जगह पर बनेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि यार ये ऊपर वाला पॉइंट ए था, परावर्तन के पश्चात ये नीचे पहुंच गया है ए डैश, ठीक है, ये ए डैश बन गया है, और ये बी था जहाँ पर तो बी डैश बन गया, ये नीचे था बी तो बी डैश ऊपर चला गया। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा, ठीक है ना, वास्तविक उल्टा समान आकार का, है ना, समान आकार का, सी पर ही बनेगा। तो सारी चीज आप नोट्स में सही से लिख लेना, ढंग से भाषा बना के, थोड़ा सा फास्ट करते हैं अपन। वास्तविक उल्टा समान आकार का बनेगा। एंड लास्ट नहीं, फोर्थ कंडीशन है, जो फोर्थ कंडीशन में क्या होगा कि अपन वस्तु को थोड़ा और खिसकाएंगे, सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो ये फोर्थ कंडीशन होगी। फोर्थ कंडीशन में आप लोगों को लिख देना है कि जब वस्तु है ना, ये चीज़ यार ऐसे करते हैं, एक मिटा के फटाफट बनाते जाते हैं। फोर्थ कंडीशन जो है अपनी, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच कहीं पर रखी हो, ठीक है ना। तो यार ये आपके पास एक अवतल दर्पण है, ये क्या है, ये इसका ध्रुव P है और इसका सेंटर लगभग यहाँ पर होगा, फोकस F यहाँ पर होगा, वस्तु आपने दोनों के बीच में रख दी, एक किरण समांतर ले गए, फोकस F से आकर गई, एक किरण हमने दूसरे के साथ P से भेज दो, P से भेज दिया, उसी एंगल पर वापस आएगी, बिल्कुल आएगी, आई था अगर तो R पर बराबर एंगल पर आएगी, यहाँ पर कहीं पर काटेगी तो इसको अपन यहाँ से लंब डालेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, अगर A था जो तो वो नीचे गया तो A डैश हो जाएगा, ये B डैश हो जाएगा, तो उल्टा। लेकिन क्या लेकिन, अब तो वस्तु इतनी थी, प्रतिबिंब बहुत बड़ा बना, तो यहाँ से सी की बात से आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने
कि सी के आगे जाओगे तो प्रतिबिंब बड़ा बड़ा होने लगेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा। और कहाँ पर बनेगा यार, आप लोग देख सकते हो सी से परे ना, वस्तु से बड़ा, सी से परे, सी से परे मतलब सी और अनंत के बीच में, सी से परे बनेगा। ठीक है भैया, ये फोर्थ कंडीशन हो गई। अब फिफ्थ कंडीशन देखते हैं अपन, और इसके बाद लास्ट कंडीशन। तो अपन दोनों एक साथ नहीं, सबको अलग अलग समझना है अपन लोग। ये फिफ्थ कंडीशन होगी कि जब वस्तु, अभी हमने सी और एफ के बीच रखा तो एफ का नंबर है ना, एफ पर रखनी होगी। जब वस्तु एफ पर रखी हो तो भैया ये आपके पास अवतल दर्पण है, चाहे जैसा भी बना दो, थोड़ा अवतल लगना चाहिए। जल्दी है तो थोड़ा सा, कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत अच्छा बनाओ। लो भैया, वस्तु को हमने रख दिया फोकस एफ पर, है ना। एक किरण गई समांतर जो कि फोकस एफ से होकर लौट आई। अब दूसरी फोकस एफ से होकर नहीं जा सकती क्योंकि वस्तु फोकस एफ पर रखी है ना। तो एक तो सी से जाती हुई प्रतीत हो सकती है ना। एक आपके पास जिसका वक्रता केंद्र सी है, तो सी से जाती हुई प्रतीत हो सकती है, मतलब प्रतीत नहीं, वास्तव में सी से ऐसे कोई किरण जा रही होगी, मान लो ऐसे, तो वापस भी वो सी से ही लौटेगी, है ना। वापस भी क्या होगी, सी से ही लौटेगी। तो ये देखो लगभग समांतर है, मतलब थोड़ा सा आपको बनाने में प्रॉब्लम अगर आ रही है तो एग्जैक्ट अगर उसकी हर पॉइंट की लोकेशन एग्जैक्ट रखोगे, डिस्टेंस एग्जैक्ट होगी तो एग्जैक्ट बनेगा। तो यहाँ पर लगभग समांतर दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये अनंत पर जाकर कहीं पर नहीं मिलने वाली है, कहाँ पर मिलेंगे, अनंत पर, है ना। तो ये अनंत तक चली जाएंगी। तो यार प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा। और कैसा बनेगा, ठीक है, देखो वास्तविक और आभासी कोई अर्थ नहीं यार, अनंत पर बन रहा है, हम थोड़ी देख पा रहे हैं तो, लेकिन फिर भी लिखते जाओ, वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, काफी बड़ा, है ना, वस्तु से काफी बड़ा, यानी प्रवर्धित आकार का, प्रवर्धित मतलब काफी बड़ा प्रतिबिंब होगा, ऐसा नहीं, प्रवर्धित कहाँ पर, अनंत पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है ना यार। ये कंडीशन थी अपनी फिफ्थ कंडीशन कि जब वस्तु एफ पर रखी होगी तो वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा, काफी बड़ा प्रवर्धित आकार का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहो सर हमें ये किरण नहीं भेजनी है सी से, आप तो कोई दूसरी ले लो। तो हम कहेंगे भाई पी से भेज दो, इस एंगल पे गए तो लगभग इसी एंगल पर वापस भी लौटनी चाहिए। लौटनी चाहिए कि नहीं लौटनी चाहिए, हाँ लौटेगी। तो ये भी अनंत पर ही मिलेंगी, कहीं पर मिलने वाली नहीं है ना। ये आई और आर का एंगल था। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट कंडीशन है जो अपनी, उसको देखते हैं अपन। और सबसे पहले देखते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है या बंद हो गई है। तो रिकॉर्डिंग चल रही है यार, ठीक है, रिकॉर्डिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो आप लोग थोड़ा मेंटेन करना उस चीज़ को। सिक्स कंडीशन है यार, जब वस्तु F तथा P के बीच कहीं पर रखी हो, है ना। जब वस्तु कहाँ पर रखी होगी, अब देखो यहाँ पर फोकस F और ध्रुव P के बीच में, ये आपके पास P है, इसका सेंटर यहाँ पर होगा तो F फोकस यहाँ पर होगा। अपन को वस्तु को यहाँ पर रख देना है, ये रख दी वस्तु, ठीक है। एक किरण के दो भाई समांतर जा रही है, लो समांतर गई तो फोकस F से होकर निकलेगी, ऐसे जाएगी। एक का दो सर P से इस एंगल पे गई है, इसी एंगल पे आना चाहिए इसे, हाँ इसी एंगल पे आएगी। अब वास्तव में ये किरण कहीं पर मिलने वाली नहीं है, ये क्या है भाई, नहीं मिल रही है तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा, है ऐसा नहीं बनेगा। देखो ये किरणें कहीं, जब अपने पास मान लो आपके पास एक किरण ऐसी है और एक किरण ऐसी है, तो ये किरणें वास्तव में एक दूसरे से दूर हटती चली जा रही है, तो वास्तव में कहीं नहीं मिली होंगी। लेकिन अपन सपोज करेंगे कि यार पीछे मिलकर तो आई होंगी ना कहीं से। अगर पीछे बढ़ा देते हैं इसको तो यार इस पॉइंट से आती हुई तो दिखाई देंगी ना, है ना। तो वही अपन को यहाँ पर करना है कि अगर ये किरणें कहीं नहीं मिल रही तो अपन को इनको पीछे ले जाना है। जाओ पीछे जाओ भाई, तुम ये लो, तुम भी जाओ, है ना, इस पॉइंट पर। तो ये आप लोग देख सकते हो यार, है ना, ये पॉइंट ये काट रहे, तो यहाँ से अपन यहाँ पर लंब डाल देंगे।
अब आप लोग देखो यार कि जो ये वस्तु ए बी थी आपके पास, तो ये ए ऊपर वाला पॉइंट था और ये ऊपर ही बना है ए डैश, एंड बी डैश नीचे था तो नीचे ही है। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक नहीं होगा, आभासी होगा, आभासी सीधा होगा, है ना, वस्तु से बड़ा, प्रवर्धित आकार का, प्रवर्धित आकार का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, दर्पण के पीछे, ये दर्पण का पीछे वाला पार्ट है, ये आगे वाला था, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहीं बनेगा, पीछे कहीं पर बनेगा। अब पीछे तो यार कुछ पॉइंट्स होते नहीं है कि अपन बता दें कहाँ पर बनेगा, तो केवल इतना लिख देना है कि पीछे बनेगा। आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रवर्धित आकार का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहीं पर बनेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ठीक है, जिससे मेरे अगले आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और यार अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आई बटन पे टैप कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहाँ पर आपको पुराने वीडियोज़ की लिंक मिलेगी और पुराने वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।